हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो सारे के सारे। आशा करते हैं सभी लोग बढ़िया ही होंगे। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल भोकाल अकेडमी में। तो डियर, आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो कंस्ट्रक्शन मटेरियल पर फर्स्ट सेमेस्टर का सिविल ब्रांच का कॉमन सब्जेक्ट है ये आपका। तो डियर, इसका जो हमारा चैप्टर चल रहा था, चैप्टर नंबर हमारा सेकंड चल रहा था, जिसका लेक्चर नंबर 2 हो रहा है। ठीक है, लेक्चर भी सेकंड है हमारा और चैप्टर भी सेकंड है। ठीक है, इस पार्ट का सेकंड लेक्चर चल रहा है। ये मान लो कि पार्ट 2 है इस चैप्टर का। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हम लोग ईजीबी में कंप्लीट कर चुके थे। तो चलिए, तो जहाँ से हम लोगों ने अपना फर्स्ट पार्ट का एंड किया था, वहाँ से आज हम लोग सेकंड पार्ट का स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए तो फिर बढ़ते हैं आगे वीडियो में। देखो, वीडियो में आगे बढ़ने से मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि डियर, अगर आप लोग वीडियो आपको अच्छी लगती है वीडियो, तो डियर आप लोग शेयर जरूर कर दिया करें, जिससे कि हम लोगों का मनोबल बढ़ता है और वीडियो बनाने में मन भी लगता है। क्योंकि इजी वे में आपको कोई नहीं पढ़ा रहा, नोट्स के माध्यम से समझें आप लोग बात को। नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ, आप तो समझें इस चीज़ को कि इतना काम तो कर ही दें कि आपके जो ग्रुप के लोग हैं उसमें लिंक शेयर तो कर ही दें कम से कम। वो लोग देखेंगे, थोड़ा बहुत व्यूज आएंगे तो मोटिवेशन बनता है, वरना मैं यहीं 1 से 2 वीडियो रोक दूंगा, आगे बनाने का कोई मोटिव ही नहीं रहेगा मेरा। इसलिए कहता हूँ आगे वीडियो को आगे अपने से आगे ज़रूर शेयर करें। चलिए तो फिर बढ़ते हैं लेक्चर के आगे बिना किसी देरी के। तो हम लोग लेक्चर कहाँ तक कवर कर चुके थे, देखिए डियर। तो हम लोगों ने कृत्रिम विधि से ईंटें सुखाना ये यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, ये तो आज का जो हमारा स्टार्टअप रहेगा, तो हम लोग को ये स्टार्ट करना है आज का ब्यूरिंग ऑफ ब्रिक्स। क्या? बर्निंग ऑफ ब्रिक्स, ईंटों को पकाना। ठीक है, ईंटों को कैसे पकाते हैं देखिए, आज करते हैं स्टार्ट फिर अपने बिना किसी देरी के। चलिए देखिए फिर, तो जो ईंटों का पकाना क्या होता है ये देख लें आप लोग। हेडिंग लगा लीजिएगा सबसे तो पहले आप लोग, ईंटों का पकाना जल्दी से लगाइएगा हेडिंग, ईंटों का पकाना। देखिए इसमें क्या लिखेंगे, कच्ची ईंटों से अधिक कठोर, ठोस, सामर्थ्यवान, टिकाऊ तथा जल सह बनाने के लिए इन्हें अग्नि में डाला या पकाया जाता है। और पकी हुई ईंटें अधिक सीलन, रोग, तापरोधक, आकर्षक बन जाती हैं। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़िएगा। ईंटों को अपना विशेष लाल रंग इनके पूर्णतः पकने पर ही प्रकट होता है। देखो, जो लाल रंग है ईंटों को पकने पर ही मिलता है। ठीक है, जब वो पूर्ण रूप से पक जाती हैं तो उन्हें लाल रंग प्राप्त हो जाता है। ठीक, पकने पर। अगला पॉइंट लिखिएगा अब आप लोग, कच्ची ईंटों को पकाने के लिए देसी विदेशी अनेक प्रकार की पजावे व भट्टे काम में लाए जाते हैं। ठीक है, तो अगला पॉइंट लिखिएगा अब आप लोग, पजावा एक अस्थायी रचना होती है जबकि भट्टा स्थायी रचना होती है। ठीक है, नो ये पॉइंट में लिख लीजिए, पजावा या क्लैंप क्या अस्थायी भट्टा है। ठीक है, भट्टे ये 3 प्रकार के होते हैं। भट्टे देखो, अनिरंतर भट्टा होता है। ठीक है, इलाहाबादी भट्टा, सिंधु भट्टा, और एक होता है अर्ध निरंतर भट्टा। तो अर्ध निरंतर के अंतर्गत कौन सा आता है, बुल्का खाई वाला भट्टा। और निरंतर भट्टा कौन सा होता है, निरंतर भट्टा होता है हमारा डियर हाफ मैन का भट्टा। क्या? हाफ मैन का भट्टा। ठीक है, तो देखो फर्स्ट हेडिंग लगा लीजिएगा अब आप लोग, पजावा या क्लैंप भट्टा। क्या? पजावा या क्लैंप, ओनली इतना लिख लें, पजावा या क्लैंप। ठीक डियर, इसमें लिखेंगे हम लोग, ईंट पकाने की यह पुरानी देसी विधि है। क्या? ईंट पकाने की देसी पुरानी विधि है जो उत्तरी भारत के दूर स्थित गांवों में कहीं कहीं अब भी अपनाई जाती है। इसे कुम्हार का पजावा कहते हैं। क्या? इसे कुम्हार का पजावा कहते हैं। पजावे के लिए कोई स्थायी रचना खड़ी नहीं की जाती। ठीक है, स्थानीय थोड़ी मांग को पूर्ण करने के लिए कहीं भी पजावा लगाया जा सकता है। ठीक,
पजावे का एक ही लाभ है कि ईंटें पकाने के लिए बाहर से पथरी, कोयला अथवा अन्य प्रकार के ईंधन नहीं मंगवाना पड़ता है और स्थानीय उपलब्ध घास फूस, जाड़, झंकाड़, गोबर के कंडे, लकड़ी इत्यादि चीज़ों से हमारा हो जाता है। ठीक है, परंतु इसे उपलब्ध ईंटों निम्न श्रेणी को देखते हुए उपरोक्त ईंट लाभ का गौड़ हो जाता है। मतलब कि ये ईंटें हैं जो उतने अच्छे से इसमें नहीं पक पाती हैं। ठीक है, मतलब ठीक है, हो जाता है काम अपना, बट उस तरीके से नहीं पक पाती हैं जिस तरीके से भट्टे में पक सकती हैं वो। ठीक, अगली हेडिंग लिखिएगा अब आप लोग, निर्माण। क्या निर्माण? पजावे के लिए आयताकार अथवा समलंबी आकार का कच्चा फर्श तैयार किया जाता है, जिससे लगभग 15 डिग्री सेल्सियस पर ढालू रखा जाता है। ठीक है, मतलब कि एक हिस्सा नीचे एक ऊपर, तो ढालू हो जाएगा, धड़कते हुए वाला, धड़कोना वाला हिस्सा। ठीक है, एक साइड ऊंची ज़मीन, एक साइड नीचे ज़मीन। ठीक है, ढालू रखने से पजावे में आग चारों ओर समान रूप से फैलती है। फर्श का माप 15 मीटर से 10 मीटर रखा जाता है, 15 × 10 मीटर। ठीक है, पजावे के ढालू छोर पर कच्ची ईंटों की लगभग 5 मीटर ऊंची रोक दीवार खड़ी कर दी जाती है। ठीक है भाई साहब, अब पजावे में सबसे नीचे तली पर 60 से 75 सेंटीमीटर ईंधन, घास फूस, कंडे, लकड़ी इत्यादि भी परत बिछा दी जाती है। पजावे वाले में कह रहे हैं ये चीज़। ठीक, ईंधन की परत के ऊपर 4 से 5 रद्दे कच्ची ईंटों के लगाए जाते हैं। ईंटें अपनी खड़ी फलक पर इस प्रकार रखी जाती हैं ताकि इनके चारों ओर कुछ खुली जगह बनी रहे, ताकि गर्म गैसें फैलकर ईंटों को समान रूप से पकाएं। ठीक, हाँ, चलिए तो आगे बढ़िए। फिर जब पजावा 1/3 तक भर जाता है तो उसे नीचे आग दी जाती है। ठीक है, अब शीघ्रता से ईंधन व कच्ची ईंटों की क्रमवार परतें लगाकर पजावा ऊपर तक भर दिया जाता है। देखिए, जब पजावा का जो 1/3 भाग है हमारा, उसे भर देते हैं, तब उसकी आग नीचे तक दिखाई दी जाती है। जब शीघ्रता से ईंटें हैं जो कच्ची ईंटें, वो क्रमवार परतों द्वारा पजावे भट्टे तक भर दी जाती हैं। ठीक है, आगे बढ़ी। पजावा पूरा लग जाने पर इसके ऊपर तथा चारों तरफ राखी, मिट्टी, राखी क्या होती है? राख, लकड़ी वगैरह जलाने पे राख होती है, वही राखी की मोटी परत डालकर ढाँप लिया जाता है ताकि ऊष्मा व्यर्थ ना जाए। ठीक है, उसके वजह से ऊष्मा नहीं निकल पाती है हमारी। ठीक, आगे देखिएगा अब आप लोग। अब पजावा धीरे धीरे जलता रहता है और आग एक परत को जलाकर ऊपरी परतों में पहुंच जाती है। ठीक है, पजावा पूर्णतः जलने तथा ठंडे होने से 2 से 4 माह का समय लेता है। ठीक है, पजावा पूरा ठंडे होने में भाई साहब कम से कम 2 से 4 महीने का टाइम लेता है। ठीक, ठंडा हो जाने पर रखी मिट्टी हटाकर पकी ईंटें बाहर निकाल ली जाती हैं। एक सामान्य प्रकार के पजावे में एक पारी में 25,000 से 1 लाख तक ईंटें पकाई जा सकती हैं। ठीक, पजावे में चूँकि आग पर कोई नियंत्रण नहीं होता है। ठीक है, आग पजावा होता है जो, इसमें कोई आग का नियंत्रण नहीं होता कि कब ज़्यादा जल जाए या कब आग कम जल जाए। ठीक, इसलिए कितनी भी ईंटें 25 से 1 लाख तक पकाई जाती हैं इसमें। ठीक, आगे लिखिए। अतः अधिकतर ईंटें या तो कम पकी रह जाती हैं अथवा अधिक पक जाती हैं। ठीक है, इसीलिए अधिक या कम पकती हैं कि उनमें आग का नियंत्रण नहीं रहता है। ठीक है, हाँ, चलिए तो अब हेडिंग लगा लीजिएगा अब आप लोग, बुल का खाई भट्टा। क्या? बुल का खाई भट्टा। इसमें लिखिएगा अब आप लोग, बुल का खाई भट्टा है जो हमारा, देखिए बुल का खाई भट्टा इंग्लैंड वासी इंजीनियर बुल ने 1900 शताब्दी में विकसित किया था। ठीक, इस भट्टे का कुछ भाग खाई खोदकर जमीन के अंदर रखा जाता है
अतः इसे बुल साहब का खाई वाला भट्टा कहते हैं। ठीक है, खाई बनाने से भट्टा स्थिर रहता है और ईंटें भरने निकालने में कम दिक्कत आती है। ठीक है भाई साहब, यह एक अर्थ निरंतर भट्टा है। ठीक, परंतु इसमें से लगातार पकी ईंटें प्राप्त होती हैं। इसे केवल वर्षा ऋतु में ही बंद करना पड़ता है। ठीक, आगे देखिए, क्योंकि यह क्या क्योंकि यह ऊपर से खुला होता है। ठीक, सबसे मेन पॉइंट, और बरसात में इसकी खाई में वर्षा जल भर जाता है। ठीक, भारत तथा अन्य पड़ोसी देशों में यह भट्टा बहुत अधिक प्रचलित है। ठीक है, और देशों में भी कई अधिक देशों में भी यह चीज़ प्रचलित है। ठीक है, प्रारंभिक लागत कम होने तथा सरल नियंत्रण के कारण सभी मैदानी क्षेत्रों में ऐसे सैकड़ों भट्टे कार्य करते दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, आप अपने नगर के बाहर भी ऐसे भट्टे को कार्यरत देख सकते हैं। ठीक है, आप अपने नगरों में भी ऐसे भट्टे देख सकते हैं। इसमें कोई वो बड़ी वाली बात नहीं कि ये कहीं यहाँ हमारे यहाँ नहीं है। ठीक है, हमारे यहाँ भी है। अब हेडिंग लगा लीजिएगा आप लोग, हाफ मैन का भट्टा। क्या लगाएंगे हेडिंग? हाफ मैन का भट्टा। लगाइए जल्दी से सभी लोग हेडिंग, हाफ मैन का भट्टा। हाफ मैन का भट्टा हेडिंग लगाएं सभी लोग जल्दी से। चलिए अब लिखते हैं इसमें, इसे निरंतर भट्टा भी कहते हैं। हाफ मैन का भट्टा निरंतर पूरे वर्ष कार्य करने वाला एक आधुनिक भट्टा है। यह पूर्णतः जमीन के ऊपर बनाया जाता है, जबकि बुल का खाई भट्टा कुछ भाग जमीन खोदकर खाई में बनाया जाता है। ठीक, इसकी कार्य प्रणाली बुल की खाई वाले भट्टे जैसी ही है, परंतु ईंट उपलब्ध कराने में यह उससे उत्तम भट्टा है। ठीक, इस भट्टे में विभिन्न क्रियाओं पर प्रभावी ढंग से नियंत्रण रखा जा सकता है। इस भट्टे के ऊपर स्थायी छत ढाली जाती है। ठीक, अतः वर्षा ऋतु में भी यह कार्य करता रहता है। बुल के खाई वाले भट्टे की भांति इस भट्टे में भी पांचों क्रियाएं, कच्ची ईंट भरना, इनका पूर्व तापन, पकना, ठंडा करना, बाहर निकलना, सभी एक साथ संपन्न होती रहती हैं। इसे भट्टे में गर्म गैसों का पूर्ण रूप से उपयोग होता है। ठीक है, परंतु यह भट्टा कम उत्पादन के लिए वित्तवयी नहीं है। वित्तवयी नहीं है। अत्यधिक प्रारंभिक लागत के कारण यह भट्टा भारत में कम प्रचलित है। ठीक है भाई साहब, इसमें लागत ज़्यादा है इसलिए वो भारत में कम प्रचलित है, क्योंकि हमारा भारत देश जुगाड़ू इंसान है। ये जहाँ तक फ्री की और फालतू की चीज़ें ही देखता है। ठीक है, हाँ, तो हमारे यहाँ के लोग बाग ज़्यादातर फ्री पे ज़्यादा फोकस करते हैं। जो चीज़ फ्री है वो उनको ज़्यादा बेटर लगती है। चलिए आगे बढ़ेंगे फिर हम लोग। जो हमारी मॉड्यूली ईंटें हैं ना, उनकी विशेषताएं देख लीजिए क्या क्या होती हैं। तो इनकी विशेषता हमारी निम्न विशेषताएं होती हैं। यह पुरानी ईंटों से अधिक स्थान घेरती हैं। सबसे मेन बात देख लीजिए कि फर्स्ट पॉइंट में लिख लीजिएगा आप लोग, यह पुरानी ईंट से अधिक स्थान घेरती हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट में लिखिए, इनके इस्तेमाल से लगभग 10% ईंटों की और 22% मसाले की खपत कम हो जाती है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए इसमें, इनके उत्पादन में कम मृदा व पथरी कोयला पकाने के लिए लगता है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट में लिखिए, पकी हुई ब्रंट ब्रेक एक ईंट का भार 2.7 kg से 3 kg तक होता है। ठीक है, पकी हुई ईंट का जो भार होता है हमारा 2.7 kg से लेकर 3 kg तक होता है। ठीक है, हाँ, जो स्पेशल ब्रेक होती है हमारी, तो उनको देख लें आप लोग। स्पेशल ब्रेक ये सब थोड़ा देखो, ये एक चीज़ और बताऊंगा। अभी तो आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से पढ़ रहे होंगे आप लोग, बट ये चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है। देखो मैं आपको बताऊं ये चीज़, एक मिनट थोड़ा रुक जाइए। हाँ, ये हाईलाइट कर दिया हूँ मैं, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है आपके लिए।
जो पकी हुई ईंट है उसका वेट कितना रहता है, तो उसका वेट 2.75 kg से 3 kg तक। ये देखो कहाँ तक, ये एक तो सबसे मेन में देखो हमारा पूछा जाता है एसएससी जेई के एग्ज़ाम में। दूसरा हमारा जो सेमेस्टर एग्ज़ाम है उसमें भी पूछ लिया ही जाता है। बट मेन कहाँ हो जाता है, ये आपके प्रैक्टिकल में। क्या ये हो जाता है डायरेक्ट आपके सामने एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछेगा और उसका आपको जवाब देना पड़ेगा। पेपर में ऐसा रहता है आपसे पूछेगा तो आप क्वेश्चन नहीं आ रहा तो छोड़ सकते हैं, बट जब आपसे सामने ही पूछेगा, आपके एक अपोजिट साइड में आपको बैठा रहेगा और आपसे पूछेगा, आप नहीं बताएंगे तो कितनी शर्मिंदगी महसूस होगी। तो इसलिए ये क्वेश्चन ज़्यादातर हर बार प्रैक्टिकल और एसएससी जेई में पूछा जाता है। ठीक, तो ये ज़रूर देख लें। अब आप लोग हेडिंग लगाएं स्पेशल ब्रिक, क्या विशेष ईंटें। चलिए हेडिंग लगा ली हो तो सबसे पहले नंबर की जो ईंट है हमारी अग्निसह ईंट है। ठीक है, क्या अग्निसह ईंट है। फिर इसमें अग्निसह में क्या है, अग्निसह मृत्तिका। तो आप लोग हेडिंग लगाएं अग्निसह ईंट में अग्निसह मृत्तिका। तो इसके अंतर्गत लिखेंगे अब हम लोग क्या, यह एल्यूमिना की लगभग शुद्ध जलयोजित सिलिकेट होती है जिसमें बड़ी मात्रा में सिलिका तथा थोड़ी मात्रा में क्षार मिले होते हैं। यह मृत्तिका बहुत अच्छा उच्च तापमान पर भी नरम अथवा पिघलती नहीं है। ठीक है, अग्निसह मृदा कोयला क्षेत्रों में इनकी सीमाओं को पर गहराई में पाई जाती है। ठीक, अगली हेडिंग लगा लीजिएगा अग्निसह ईंटें। अग्निसह ईंटें क्या है हमारी, देखिए ये भी देख लो। ये ईंटें अग्निसह मृत्तिका से बनाई जाती हैं और बहुत ऊंचे तापमान पर विशेष भट्टों में पकाई जाती हैं, अतः ये ईंटें बहुत तापमान पर भी पिघलाई जाती हैं अथवा विकृत नहीं होती। ठीक है, अगली हेडिंग लगा लीजिए अग्निसह ईंटों का वर्गीकरण। ठीक है, तो अग्निसह ईंटों का जो औद्योगिक ईंटों की श्रेणी में देखो, अग्निसह ईंटें औद्योगिक ईंटों की श्रेणी में आती हैं। भट्टियों में उपचारित कच्चे उत्पाद की प्रकार तथा रासायनिक गठन के अनुसार निम्न प्रकार की ईंटें अधिक प्रचलित हैं। ठीक है, देखो पहले अम्लीय। ठीक, क्या पहली तो हमारी हो गई अम्लीय ईंट अग्निसह, क्षारीय अग्निसह ईंट, उदासीन अग्निसह ईंट। क्या उदासीन अग्निसह ईंट, क्षारीय अग्निसह ईंट, अम्लीय अग्निसह ईंट। तो ये तीन हमारी ईंटें होती हैं जो इनको हम टाइप 1 वाइज देखते चलेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग लगा लीजिएगा आप लोग अग्निसह ईंट। कौन सी, अम्लीय अग्निसह ईंट। क्या लगाएंगे हेडिंग में, अम्लीय अग्निसह ईंट। चलिए तो इसमें लिखेंगे अब हम लोग, इसका उपयोग ऐसी भट्टियों में किया जाता है जिसमें बनने वाला धातुमल अम्लीय प्रकृति का होता है। ये साधारण तथा सिलिका दो प्रकार की ईंटें होती हैं। ठीक है, अब आप लोग देखेंगे क्षारीय, क्या अब आप लोग देखेंगे क्षारीय अग्निसह ईंटें। क्या देखेंगे, क्षारीय अग्निसह ईंटें। देखो ऐसी भट्टियों के लिए उपयुक्त है जिनमें धातुमल क्षारीय होता है। ये डोलोमाइट या मैग्नीशिया दो प्रकार की होती हैं। ठीक, अब अगली हेडिंग लगा लीजिएगा। अब आप लोग देखिए, अब हेडिंग लगा लीजिएगा उदासीन अग्निसह ईंटें। क्या उदासीन अग्निसह ईंटें, तो इनमें देखिएगा अब आप लोग ऐसी भट्टियों के इस आस्तरण के लिए उपयुक्त है जिनमें अम्लीय व क्षारीय दोनों प्रकार की धातुमल बनता है। अगली हेडिंग लगा लीजिएगा अब आप लोग सिलिका ईंट। क्या सिलिका ईंट लगाइएगा हेडिंग जल्दी से। आज का लेक्चर थोड़ा 20 मिनट का ही रहेगा, ज़्यादा नहीं करेंगे इसको बड़ा, थोड़ा अर्जेंटली मुझे जाना भी एक जगह और आपसे आपका लेक्चर 20 मिनट का ही रहेगा, ज़्यादा लॉन्ग नहीं करना क्योंकि ऑडियंस देखती नहीं है और उसके अलावा आप लोग भी शेयर नहीं करते क्योंकि तो कोई आता भी नहीं वीडियो देखने के लिए इतना। अब जब आप लोग देखेंगे नहीं तो वीडियो इम्प्रेशंस नहीं मिलेगा तो वीडियो सर्च में भी नहीं जाएगी। इसलिए कह रहे हैं अभी न्यू क्रिएटर हैं हम, तो इसलिए आप लोग थोड़ा सपोर्ट बनाए रखें तो चल जाएंगे हम भी।
चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। सिलिका ईंट हैं जो, उसको हेडिंग लगाएं, फिर उसके अंतर्गत लिखेंगे अब हम लोग, यह उच्च अग्निशय ईंट हैं जो 2000 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को सहन कर सकती हैं। इस ईंट में 95 से 97% सिलिका तथा 1 से 2% चूना होता है। संघटकों को चक्की में पीसकर लेप बनाया जाता है, जिससे भारी दाब पर सांचे में ढालकर उच्च ताप पर पकाया जाता है। यह ईंट भट्टियों में अस्तरण के लिए लगाई जाती है। ठीक है डियर, तो डियर आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं, ज़्यादा समय नहीं देना है आपको लेक्चर में, ठीक है, क्योंकि आपको भी बोरिंग सा लगने लगता है फिर, और इतना लेक्चर आपके लिए पर्याप्त है। और फिर कल देखते हैं आगे का जो भी हमारा रहेगा। सिलिका ईंट तक हम लोगों ने कवर कर लिया है। चलिए तो डियर फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, और इस बार 3rd लेक्चर होगा आपका। और डियर ये चैप्टर थोड़ा लॉन्ग है, तो इसमें कम से कम 3 से 4 या 5 लेक्चर बन सकते हैं हमारे इस चैप्टर के, तो इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है, बट आपको इजी वे में नोट्स के माध्यम से पूरा का पूरा चैप्टर कवर कराया जाएगा। ठीक है डियर, तो जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर स्टूडेंट, बाय बाय।